बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी वो आप याद रखें कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्साइड्स आयोनिक होते हैं। कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जी? आयोनिक ऑक्साइड्स होते हैं। यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स और ग्रुप 3 एलिमेंट्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो नतीजतन जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। तो वो इन तीनों ग्रुप्स के ऑक्साइड के अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो होती है आयोनिक बॉन्डिंग। ये आयोनिक बॉन्डिंग करके एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, जिस चीज़ के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग पाई जाती है वो एक जायंट क्रिस्टल बन जाता है, कि वो एक मॉलिक्यूल नहीं रहता, वो एक जायंट क्रिस्टल की फॉर्म ले लेता है, कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये नहीं रह सकता, ये एक बड़े जायंट क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और इसके दरम्यान में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया? कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया? ये तो था कि जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या होते हैं जी? आयनिक होते हैं। इनके अंदर आयनिक करैक्टर पाया जाता है। उसके अलावा ये जाइंट आयनिक लैटिस की फॉर्म में यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और ऑपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान में ये होती है। उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारे पास ग्रुप 4, इसके बाद ग्रुप 4, ग्रुप 5 और 6 एंड 7, इनके 4 तो बहुत कम होता है, उसके अलावा 5 से शुरू होता है। इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जी। कि ये कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? कोवेलेंट ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम आयनिक ऑक्साइड की बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल हो सकती है सोडियम ऑक्साइड की। ठीक हो गया? सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये आयनिक ऑक्साइड्स हैं, ये जायंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और कोवलेंट ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारे के सारे कोवेलेंट ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप 5, 6, 7 में पाए जाते हैं। ये जायंट क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होते, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है। वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स इनके दरमियान में होती है। ये था जी एक छोटा सा टॉपिक जो आपकी बुक ने टॉपिक 1.9 में ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 ये लिखा था। ठीक है, इसके नीचे उसने कुछ नीचे इधर एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये तो बात थी ऑक्साइड्स की। अगर हम क्लोराइड्स की बात करें, क्लोराइड्स, तो उसमें भी यही केस है कि जो क्लोराइड ग्रुप 1, 2 और 3 के हैं ये क्या इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। ये भी जायंट क्रिस्टल होते हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी ग्रुप 1 एलिमेंट, जैसे कि सोडियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है। क्लोराइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो। ये डाई मोलेकुलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक हो गया? डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ये वाला। तो अब देखें सोडियम के साथ अगर क्लोरीन रिएक्शन करेगी तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, ये एक जायंट क्रिस्टल लैटिस होता है, नमक की फॉर्म में जायंट क्यूबिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी इसी तरह ही होता है। लेकिन अगर आप ग्रुप 4, 5, 6 की बात करें तो इनके दरमियान में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवेलेंट होगी, यानी कि क्लोराइड्स जो इस ग्रुप के होंगे, जैसे कि PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, ये सारे के सारे इनके दरमियान में कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जा रहा है। आयनिक वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोवेलेंट वाला अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना, जो नीचे वाले पैराग्राफ में, वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है, अभी तक जो एमसीक्यू हमारा हमने टॉपिक क्लियर किया है, यहाँ से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। क्या टॉपिक है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, इसको हमने अभी डिस्कस करना है। अच्छा, ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स अभी मैंने आपको बताया है, ऑक्साइड्स अभी मैंने आपको बताया है कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। अच्छा, ऑक्साइड एक डायमोलेकुलर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर कोई एक जो दूसरा एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके कर रहा होता है। इसकी एक हम डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड। ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब होता है कि ये इसके अंदर दो एटम्स पाए जाएंगे। बाइनरी का मतलब है इसके अंदर दो एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन of oxygen, reaction of oxygen and या with other molecules या with other elements कर लें इसको। ठीक हो गया, ये थी डेफिनेशन ऑक्साइड्स की। ठीक है, ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि दो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हों। फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं कि इसके अंदर जो दो एटम है उसमें से एक एटम होना चाहिए ऑक्सीजन का, उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में से कोई एक दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। ये दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा जी? ऑक्साइड। जैसे अगर कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, अगर रिएक्शन करता है तो ये बनता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट ऐसा जो कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और बाइनरी कंपाउंड बने, एक दूसरी एलिमेंट हो और एक ऑक्सीजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं जी? ऑक्साइड। ठीक हो गया। अब ऑक्साइड्स जो है ना, इसकी हमने कुछ क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, ऑक्साइड्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं जी? 3 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास। 3 तरह के ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर पहला ऑक्साइड होता है जी एसिडिक ऑक्साइड। एक ऑक्साइड होता है एसिडिक ऑक्साइड, एक ऑक्साइड होता है जी बेसिक ऑक्साइड, और एक होता है, अब इन दोनों के दरमियान में जो होता है उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, और
एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने जो ऑक्साइड्स की 3 क्लासेस बनाई थी, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, इनको अब हमने बारी बारी डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखें बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? अ बेसिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड दैट when combined with water gives off an alkali, यानी कि कोई ऐसा ऑक्साइड जिसको आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएं और रिएक्शन करने के बाद वो कोई बेस या कोई अल्कलाई प्रोड्यूस करे, तो इस तरह के ऑक्साइड को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें सोडियम ऑक्साइड की, यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की, तो जी, यहाँ पे हम बात करें अगर सोडियम ऑक्साइड की, इसको रिएक्शन करा दें वाटर के साथ, तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या बनता है, सोडियम, बल्कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बैलेंस कर लें, सेम यही इक्वेशन बनेगी। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस समझी जाती है। ठीक है, ये देखिए अब हमने ये एक बेसिक ऑक्साइड था, इस एक ऑक्साइड था असल में सोडियम का, जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या बना, ये एक अल्कलाई बन गया, एक बेस बन गया। इससे हमें पता चला कि सोडियम ऑक्साइड क्या था, एक बेसिक ऑक्साइड था। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, यह है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ कर दें तो देखिएगा क्या होगा, ये बनेगा जी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है ये वाला CaOH ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी देखिए भी हाइड्रोक्साइड है, ये एक अल्कलाई है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये भी हमें बता रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, जब इसको वाटर से रिएक्शन कराया तो क्या बना, ये एक बेस बना, जिसकी वजह से हमें पता चला कि कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसको कहते हैं जी बेसिक ऑक्साइड। क्या जी, एक ऑक्साइड ऐसा को जिसको हम वाटर से रिएक्शन कराएं और वो कोई अल्कलाई या कोई बेस प्रोड्यूस करे, तो ऐसे हम ऑक्साइड को कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। इसके बाद आता है एम्फोटेरिक। अब आपको एम्फोटेरिक का तो बहुत अच्छे से पता है एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से एक्ट करती है, यानी कि जब उसको आप एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो वो रिएक्शन कौन से कर लेती है, बेस के साथ भी रिएक्शन कराएं तो वो रिएक्शन इजीली कर लेती है। ये चीज़ शो करती है कि ये एसिडिक करैक्टर भी रखती है और बेसिक करैक्टर भी रखती है। ठीक है, देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर द ऑक्साइड्स दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, कि ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑक्साइड लें, उसको पहले एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, फिर बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर वो दोनों चीज़ों का रिएक्शन कर ले तो समझ जाइएगा वो कौन सा ऑक्साइड है जी, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब देखिए हमारे पास एक ऑक्साइड आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ करवा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो देखिए इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि इसने HCl के साथ रिएक्शन कर लिया है। ठीक है, अब इसके साथ मैंने अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर हमने बनाया था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होती है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब मैंने एक बेस के साथ जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करवाया तो अभी भी देखिए इसने रिएक्शन कर लिया है और ये बना है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, जमा वाटर। तो ये हमें बता रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ये शो करता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी था। इसके बाद एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड पढ़ने के बाद अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है। एन ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव्स ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। सिंपल, ऐसा ऑक्साइड जिसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं और वो रिएक्शन करने के बाद हमें एक एसिड प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं जी एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉस्फोरस ऑक्साइड को P2O3, इसको मैंने रिएक्शन करवाया है वाटर के साथ, अब देखिए क्या बने, H3PO3।
फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड बना है, इसको फॉस्फोरस एसिड कहते हैं असल में, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ये एक एसिड बना है, ये एक एसिड है। ये इसका मतलब ये वाला जो हमारा ऑक्साइड है, ये कौन सा ऑक्साइड है जी? एसिडिक ऑक्साइड है। एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, ये ले जी, सल्फर ऑक्साइड। इसको मैं वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ तो हमारे पास बनेगा H2SO4। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ये है जी सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ केमिकल्स, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो सल्फर ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना जी? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे हमें पता चला कि सल्फर ऑक्साइड क्या है, एक ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों थे जी, क्या हमने बेसिक ऑक्साइड भी पढ़ा, एसिडिक ऑक्साइड भी पढ़ा और एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी पढ़ा। ये थे 3 तरह के हमारे ऑक्साइड्स। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आती है जी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। सबसे पहले आप ये समझ लें कि क्लोराइड्स क्या होता है। सेम उसी तरह जिस तरह ऑक्साइड्स होते थे कि अगर एक दो मॉलिक्यूल एक बाइनरी कंपाउंड होता है, मैंने तो लिखा नहीं है कि ये एक बाइनरी कंपाउंड होता है, यानी कि दो तरह की एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और अगर क्या एक उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो होता है क्लोरीन, एक दूसरा एलिमेंट होता है, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं जी ये क्लोराइड होता है। अब जिस तरह हमने ऑक्साइड की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इसी तरह अब हम क्लोराइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक हमारे पास क्लोराइड होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल क्लोराइड। एक क्लोराइड को कहते हैं एसिडिक क्लोराइड। अब न्यूट्रल क्लोराइड क्या होता है? ऐसा क्लोराइड कि जब हम उसको वाटर में डालें तो वाटर का सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल ही रहे, ना वो एसिडिक हो ना वो बेसिक हो, ठीक है। इस तरह के क्लोराइड को क्या कहते हैं जी? न्यूट्रल क्लोराइड, यानी कि वाटर के पीएच में चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये सोडियम आयन एक बन जाता है प्लस क्लोरीन क्लोराइड आयन बन जाता है, ठीक है। तब इसने वाटर के साथ रिएक्शन नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ, ये देखें, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं, तो वाटर की ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वाटर की पीएच जो है इसकी वो 7 ही रहेगी। तो इस तरह का जो क्लोराइड है, देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, तो इस तरह का क्लोराइड क्या कहलाता है? ये न्यूट्रल क्लोराइड है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल ले लें, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आप इसका रिएक्शन करें तो ये मैग्नीशियम आयन बनेगा और 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। अब इसकी जो पीएच है इसके अंदर स्लाइटली चेंज आता है, 6.5 हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हम न्यूट्रल क्लोराइड में ही करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस आया है, इतना तो ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ऐसे क्लोराइड्स जो क्या करें जी, जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाए तो वो उनकी पीएच सेम रहे, ठीक है। तो वाटर की पीएच सेम रहे, कोई चीज़ वो न्यूट्रल रहे, तो इस तरह के क्लोराइड्स को कहते हैं न्यूट्रल क्लोराइड। हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 1 एंड 2 हैज न्यूट्रल क्लोराइड्स, कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल क्लोराइड्स बनाते हैं। अब दूसरी इसकी काइंड है, उसको कहते हैं एसिडिक क्लोराइड। क्या कहते हैं? एसिडिक क्लोराइड। अच्छा, इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा किसी की भी क्लोराइड्स की, क्योंकि ये किताब पे लिखी है, मैंने कहा टाइम ज़्यादा ना लगे क्योंकि लेक्चर लंबा होता जा रहा है, तो ये किताब पे लिखी हुई है, हम सिर्फ इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे क्लोराइड्स जब हम क्या करें कि इसको वाटर में डालें तो ये कोई एसिड प्रोड्यूस करे वाटर से रिएक्शन करने के बाद। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और नतीजतन हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड ये बनता है प्लस 3HCl, ठीक है। ये एक एसिड बना है हमारे पास, इस वजह से हम इसको कहते हैं एसिडिक क्लोराइड। अब बना तो हमारे पास ये बेस भी है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये बहुत ही वीक बेस है, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे
ओवरऑल जो वाटर का सोल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमने कहा है कि ये एसिडिक क्लोराइड है। इसके बाद अगर हम कोई और एग्जांपल लें, सिलिकॉन क्लोराइड, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, H2O इधर 2 डाल देते हैं तो ये बनेगा बल्कि ये S है, सिलिकॉन ऑक्साइड, एक ऑक्साइड बनेगा प्लस 4HCl। ठीक हो गया, यहाँ भी HCl बना तो ये एक सिलिकॉन क्लोराइड एसिडिक क्लोराइड है। अब फॉस्फोरस क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराएं वाटर के साथ तो ये बनेगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3 प्लस 3HCl। ठीक है, इस तरह ये हमारा बना एसिडिक क्लोराइड। ये थी हमारी। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। ये आप बचपन से 8-10 क्लास में पढ़ के आए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी? अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम। ठीक हो गया। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयोन। कि जब एक एटम कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करे तो उसके ऊपर जो अपीरेंट चार्ज होगा उसको हम कहते हैं जी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कि इसके ऊपर चार्ज आता है +1, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। इसी तरह मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका क्या होगा जी? इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर लें तो ये इसका +3 होगा। इसी तरह अगर हम जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है इसकी बात करें तो ये -3 होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ये -2 होगा। फ्लोरीन की बात करें तो ये -1 होगा। ये सारी चीज़ें हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर की। ये यही कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स का अपीरेंट चार्ज होता है कि जब भी किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं तो अपने मॉलिक्यूल के अंदर जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं वो इसका अपीरेंट चार्ज होता है। या किसी आयन के अंदर जो इसके ऊपर अपीरेंट चार्ज होता है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हमेशा याद रखिएगा कि ग्रुप नंबर पे डिपेंड करता है। अब इसका ग्रुप 1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसका ग्रुप 2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसका ग्रुप 3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब इसका देखें, इसका ग्रुप तो हमारे पास जो है वो है 7। ठीक है, सॉरी, इसका ग्रुप है 5, लेकिन इसका आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इस तरह इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसकी कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। ठीक है, इस वजह से ये अपीरेंट चार्ज किस पे डिपेंड करता है? ग्रुप नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर आपको सारा समझ आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।